हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के इन्वायरमेंटल स्टेट के बारे में। हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं इन्वायरमेंट के बेसिक फंक्शंस। साथ ही साथ हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस क्लास में, जो कि था इन्वायरमेंटल क्राइसिस से हम क्या समझेंगे या हम उससे क्या समझते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कॉजेज़ क्या क्या हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हमने डिस्कस करे थे। इन्वायरमेंटल क्राइसिस में हम लोगों ने ये जाना था कि जो इन्वायरमेंट है हमारी, वो हमारे लिए कुछ बेसिक फंक्शंस को करती जाती है और वो अपने इन बेसिक फंक्शंस को तब तक करती रहेगी जब तक कि इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हम उनके फंक्शंस को उससे करवाते जाएं। अगर इन्वायरमेंट अपने कैरिंग कैपेसिटी से बाहर चली जाती है तब इन्वायरमेंट फेल हो जाती है अपने बेसिक फंक्शंस को पूरा करने में और इन्वायरमेंटल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम लोगों ने देखा कि कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है। तो जब भी हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, तो हमने दो कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। जब तक हम ये दो कंडीशंस पूरे करते रहेंगे, इन्वायरमेंट अपनी कैरिंग कैपेसिटी में होगी। अगर हम वो दो शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, देन इन्वायरमेंट फेल हो जाती है अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में। वो दो कंडीशंस भी मैंने आपको बतला दिए थे। सबसे पहला था कि जो आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से कम होना चाहिए। और दूसरी शर्त थी कि जो हम वेस्ट रिलीज़ करते हैं वो वेस्ट इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कम होने चाहिए। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस की स्थिति नहीं आएगी, इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगी और स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जस्ट उल्टा होगा और इन्वायरमेंटल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेजेंट सिनेरियो है। वर्तमान समय में हम थ्रेशोल्ड पर पहुंचे हुए हैं अपने इन्वायरमेंटल क्राइसिस की स्थिति में, मतलब काफ़ी बुरी स्थिति में है। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो अभी प्राकृतिक आपदाओं से घिरी हुई है और ये इसके पीछे का कारण प्रकृति नहीं है, इसके पीछे के कारण लोग खुद हैं। अच्छा, ये तो बात हुई पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की, पूरी दुनिया की। अगर जानना चाहें कि इंडिया के केस में इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, हमारे क्या स्थिति है, तो उसको हम आज के क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट से देख लें स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट। बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के केस में इन्वायरमेंट की क्या स्थिति है, किस तरह की अवस्था थी और अब वर्तमान समय में हम कैसी कंडीशंस पे पहुंचे हुए हैं। तो इंडिया के इन्वायरमेंटल स्टेट को डिस्कस करने के लिए हम इसको पहले तो दो पार्ट्स में ना कैटेगराइज कर देंगे, ताकि हमारी स्टडी जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। एंड वो जो दो कैटेगराइजेशन होगा इंडिया के इन्वायरमेंट को, आप दो भागों में बांटते हो। पहला जो होगा वो होगा नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम इंडियन इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्सेज की स्थिति के बारे में जानेंगे कि क्या स्थिति है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में हैं, उपलब्ध हैं, कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, उपलब्ध थे, वर्तमान समय में है या नहीं है। ये तमाम बातें हम लोग इस पहले पार्ट में जानेंगे। देन हम सेकंड पार्ट में पहुंचेंगे जहां पे हम देखेंगे थ्रेट टू इंडियाज एनवायरनमेंट। दूसरे पार्ट में हम इंडिया के एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी
कह सकते हो आप डर है इंडियाज़ इन्वायरमेंट, वो डिस्कस करेंगे। और थ्रेट टू इंडियाज़ इन्वायरमेंट को तुम दूसरे शब्दों में कह सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो उसको डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के इन्वायरमेंटल स्टेट को। फटाफट से शुरू कर लेते हैं इसके पहले पार्ट को, जहाँ पे हम जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की क्या अवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसी है, हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, हम उसमें रिच हैं कंपैरेटिवली अर्लियर, अभी क्या स्थिति है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो बिना किसी डाउट के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच थी, शुरुआत से ही रिच रही है। वर्तमान समय में भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और वो बिगड़ी हुई स्थिति हम हमारे सेकंड पार्ट में जानेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल हम जानते हैं कि किस किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात है कि इंडियन इकोनॉमी में एबिडेंट अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध है। एबिडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारे देश में उपलब्ध हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात अगर हम कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्स से हम किसको मीन करेंगे, क्या चीज़ें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पे आपके पास अच्छी क्वालिटी के सॉइल अवेलेबल है, गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, बेहतर क्वालिटी के सॉइल है हमारे पास, मिट्टी है जिसकी उर्वरक क्षमता काफ़ी अधिक होती है, जिसकी वजह से हमारे देश में फसलों का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, बेहतर होता है। तो रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल हमारे देश में उपलब्ध है। हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स हमारे कंट्री में हैं, बहुत ज़्यादा नदियां हैं, तालाब हैं, झील है, झरने हैं। उसके अलावा ट्रिब्यूटरीज़ की भी बात करो अगर तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। व्हाट इज़ द ट्रिब्यूटरीज़, तो इसको हिंदी में कहते हैं सहायक नदियाँ जो हैं बड़ी बड़ी नदियों के, वो आपके देश में काफ़ी ज़्यादा है। लश ग्रीन फॉरेस्ट आपके पास है, हरियाली के मामले में हम काफ़ी आगे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश में अगर तुम बात करो तो जो जंगल हैं वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, मिनरल्स हैं आपके कंट्री में। तो इस तरह से आप हर एक रिसोर्स की तरफ अगर देखते हो तो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा रिच रही है शुरुआत से ही, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और एबिडेंट अमाउंट में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। माउंटेन्स हैं, ओशियन है, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, लैंड सरफेस है हमारे देश में। तो ये तमाम चीज़ें आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। अदर देन दैट इंडिया में ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल हमारे कंट्री में उपलब्ध है, काली मिट्टी जो कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है या उसके लिए यूज़फुल होती है, तो वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ब्लैक सॉइल जो है वो सूटेबल होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। आपके कॉटन जैसी जो प्रोडक्ट हैं उसके कल्टीवेशन, उसकी खेती के लिए ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। और कॉटन जो हेल्प करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, तो ये हमारे देश में उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमारी कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एज रॉ मटेरियल भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल पाती हैं। उसके अलावा आपके कंट्री में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो कि फैला हुआ है अरेबियन सी तक, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ये है हमारे पास, जो कि अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है।
और ये भी हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो आपका बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है, ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल और इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड को इंडिकेट करता है। ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली कल्टीवेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे काफ़ी डेंस्ड पॉपुलेशन है, रीजन है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडियन इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूशन को शो करता है। साथ ही साथ इंडिया में आप बात करोगे तो फॉरेस्ट है जो कि ग्रीन कवर प्रोवाइड करता है हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है उनके लिए, तो वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आता है। इंडियाज़ फॉरेस्ट जो कि काफ़ी व्यापक है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, जो कि इंडियन इकोनॉमी में एक ग्रीन एटमॉस्फेयर जो कह सकते हो आप, एक वातावरण जो है वो उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से भी कई तरह के वाइल्ड लाइफ जो हैं कंट्री के, उनको एक लाइफ प्रोवाइड हो पाता है। जितने भी एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनके रहने के लिए आप कह सकते हो कि घर उपलब्ध है जंगलों के माध्यम से, और ये तमाम चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए, और इससे हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमारे लाइफ पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। इसलिए ये एक पॉजिटिव और अच्छी बात है कि इंडियन इकोनॉमी में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर है आपके देश में। नेचुरल गैसेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आयरन ओर हो गया आपका, नेचुरल गैसेस हो गए आपके, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप देखोगे कि इंडिया में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगी। और इंडिया जो है वो अकेला एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में टोटल आयरन ओर का परसेंटेज है वो अकेले इंडिया में 20% है। पूरे वर्ल्ड का अगर आप बात करो कि 20% आयरन ओर किस कंट्री में है, तो वो आपकी इंडियन इकोनॉमी में है, विच इंडिकेट्स कि इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच है। अदर देन दैट, बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड्स, गोल्ड, लीड, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, इस तरह के जो आपके मेटल्स हैं ये अवेलेबल हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। इस तरह के आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। गोल्ड, डायमंड्स, कोल, ये तमाम चीज़ें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। हावेवर, जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंडिया में हुई हैं, इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ है कि इस तरह की तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर पड़ा है, इन नेचुरल रिसोर्सेज पर काफ़ी प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और जो ह्यूमन वेलबीइंग है वो अफेक्टेड हुआ है। ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में उपलब्ध हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को परस्यू करने का रिज़ल्ट ये देखने को मिलता है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज में धीरे करते हुए कमी आती चली गई है, और अब इन सब की कमी की वजह से इंडियन इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ा, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे देश का चेंज होता जा रहा है, जिससे ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड हो रहे हैं। जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं उनका सर्वाइवल अफेक्टेड हो रहा है, और ये आपके इंडियन इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्सेज की स्थिति है वर्तमान में। तो इस तरह से हमने नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के वो डिस्कस करे हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इंडिया के, चूँकि हमने देखा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हुई है कि कंट्री का इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्टेड हुआ है, एडवर्सली अफेक्टेड हुआ है, और इसीलिए हम इंडिया के इन्वायरमेंट को सेकेंड पार्ट में भी डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, जहां बात करेंगे कि इंडिया के इन्वायरमेंट में किस तरह का खतरा है, क्यों है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है। ये जो इन्वायरमेंटल
डिग्रेडेशन है या थ्रेट टू इंडियाज़ एनवायरनमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सिंपली वही बात है कि इंडिया में धीरे धीरे करते हुए जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं उन सब का परिणाम ये हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी में आप देखोगे कि कई तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि थ्रेट टू इंडियाज़ एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि थ्रेट ऑफ पॉवर्टी, इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड at the same time threat of pollution from affluence and a rapidly growing industrial sector। देखो why there is threat, क्यों, डर क्यों है इंडिया के एनवायरनमेंट में, किस तरह का डर है और डर क्यों है। तो इंडियाज़ एनवायरनमेंट में जब हम डर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो बातें डिस्कस करेंगे। चूँकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन का मतलब क्या हुआ कि पॉवर्टी यहाँ पे हाई है, पॉवर्टी हाई है, पर कैपिटा इनकम यहाँ पे लो है, जिसकी वजह से देश में क्या होता है कि गरीबी को दूर करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो कई तरह के डेवलपमेंटल चेंजेस किए जाते हैं। अगर आप जानना चाहो किस तरह के डेवलपमेंटल चेंजेस भाई, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के दौरान देश में कई सारे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जा रहा है। तो फास्टर रेट से आप देखोगे तो कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है और ये तमाम बातें अपनी जगह पे सही है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके दूसरे साइड की बात करते हैं कि ठीक है कंट्री तो डेवलपिंग है, उसको तो डेवलप बनाना है, डेवलप बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंटल चेंजेस लाएंगे जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, गरीबी घटेगी और जो देश डेवलपिंग स्टेट में है वो डेवलप्ड स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के अधिक से अधिक विकास के कारण, उसके सेटअप होने से, उसके निर्माण से देश में कई तरह से पोल्यूशन जो है वो फैलता है। अगर बात करो कि इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो क्या होगा भाई, तो पोल्यूशन बढ़ेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन क्या, तो पोल्यूशन का मतलब हो गया हार्मफुल सब्सटेंसेस जो मिक्स्ड हो जाते हैं आपके इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता है, ये बहुत वैरायटी में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पोल्यूशन की बात कर रहे हो तो अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में मिक्स हो जाते हैं तो वो एयर पोल्यूशन बनाते हैं। वही हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर वाटर में मिक्स हो रहे हैं तो वो वाटर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सॉइल में मिक्स हो रहे हैं तो वो सॉइल पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सॉइल पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उनकी उर्वरक क्षमता कम कर रहे हैं, फसलों का उत्पादन कम होगा, अगेन देश की स्थिति बिगड़ेगी। उसके अलावा आप एक इम्पॉर्टेंट और पोल्यूशन के टाइप को जानते हैं, दैट इज़ नॉइस पोल्यूशन। जो इतने शोर शराबे हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के सेटअप से दिन रात मशीनें चलती हैं, कई तरह से वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं जो वाटर में मिक्स होते हैं, मशीनों की आवाज़ से नॉइस पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है जिसकी वजह से स्मोक वगैरह के निकलने से एयर पोल्यूट हो रहा है। और इस तरह से ये तमाम पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है आखिरकार डेवलपमेंटल चेंजेस होने के कारण। तो ये एक खतरा है हमारे पर्यावरण में, एक हमारे वातावरण को इस बात का खतरा है, स्पेशली इन द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडिया में इस तरह के जो पोल्यूशन रिलेटेड जो आप एक्टिविटीज़ देखोगे वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसका असर हमारे ह्यूमन लाइफ पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए, आपके जितने भी तरह के बायोटिक एलिमेंट्स हो गए, उन पे भी पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए खतरा उत्पन्न करती है, एक डर बनाती है, और इसी को हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कहते हैं। तो ये है इंडियन इकोनॉमी के इन्वायरमेंट की स्थिति, जो कि हमको जाननी थी, जो हमने देखा कि भाई काफ़ी रिच थे हम, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश में उपलब्ध थी। धीरे धीरे करते करते ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में से घटते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट पर जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। पहले मंडरा रहा था, अब बढ़ रहा है क्योंकि खतरा बढ़ चुका है।
ये खतरा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देश में गरीबी है। गरीबी को दूर करने के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतने ही पोल्यूशन जो है, वैरायटी ऑफ पोल्यूशन वो फैलता है और अगेन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, बट इस तरह की एक्टिविटी को परस्यू करने की ज़रूरत है जिससे कि इन्वायरमेंट का कम से कम नुकसान हो और देश विकसित भी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेट है इन्वायरमेंट, इंडियाज़ इन्वायरमेंट, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में एक टर्म जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है दैट इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो सिंपल सेंस में तो मतलब वही है पर्यावरण का नुकसान, उसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। बट ये होता क्या है, थोड़ा और प्रॉपर तरीके से इसके मीनिंग को जानेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि कारण क्या क्या है। इंडिया के केस में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के और क्या क्या कारण हैं? क्या सिर्फ पोल्यूशन एक रीज़न है या इसके अलावा और भी कारण हैं जो कि इंडिया के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो उन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे अंडर द कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को इंडिया के इन्वायरमेंटल स्टेट के डिस्कशन के साथ फिनिश करते हैं। थैंक यू।